Today we are going to start the next chapter, electromagnetic induction, in short EMI. So electromagnetic induction, हमने इससे पहले पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। तो जो ऑरस्टेट में जब हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा तो हमने देखा था कि ऑरस्टेट के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से पास होती है या किसी कंडक्टर से पास होती है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अराउंड 1830 के आसपास फेराडे था, हालांकि वो उससे बहुत पहले से ही इस पर सोच रहा था, काम कर रहा था। तो उसने ये सोचा कि अगर ऑरस्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें तो क्या करंट जनरेट हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बाद में पता चला एविडेंस के बेस पर और उसके एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर कि हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और लगभग उसको ये प्रूव करने में 5-7 साल लग गए थे। उसके माइंड में क्वेश्चन जब हुआ उसके बाद उसने काफी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, बहुत सी ऑब्जर्वेशंस ली, लेकिन ही गॉट सक्सीड आफ्टर 5-6 इयर्स। ठीक है, 1824-25 में उसने सोचना स्टार्ट किया। 1830-31 के अंदर उसको ये सक्सेस मिली माइकल फैराडे को। माइकल फैराडे इंग्लैंड का था, और उसी टाइम पे एक जोसेफ हेनरी था, उसने भी उस यूएसए का जोसेफ हेनरी, उसने भी उसी सेम टाइम पर इन चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था और उसको भी सेम रिजल्ट मिले जो फैराडे को मिले थे। ठीक है, तो फैराडे ने बोला, मतलब उसके एक्सपेरिमेंट के बेस पर, ऑब्जर्वेशंस के बेस पर, कि अगर आप किसी मैग्नेट को किसी सर्कुलिंग कॉइल के थ्रू या किसी भी क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में मूव करोगे, इफ देयर वुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन current carrying conductor and the magnet, then always there will be some current produced, और करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, कोई कंडक्टर ले रखा है, कंडक्टिंग कॉइल बोल दी, क्योंकि करंट तो हम प्रोड्यूस बोल ही रहे हैं, कि अगर कोई कंडक्टिंग कॉइल हो, क्लोज कॉइल हो, और एक मैग्नेट ले लिया, उनके बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन हो तो हमेशा एक करंट इंड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस होने वाली करंट को हमने नाम दे रखा है इंड्यूस करंट। इंड्यूस क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल टच नहीं है, इस वजह से बोला गया क्या कि एक करंट प्रोड्यूस होती है जब भी मैग्नेट को किसी कंडक्टिंग कॉइल की तरफ या उससे दूर मूव किया जाए। तो ये था क्या इस फेनोमेनन को ही, किस फेनोमेनन को, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट का प्रोड्यूस होना, इस फेनोमेनन को ही बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन किस वर्ड के लिए यूज करते हैं? फिजिकल कांटेक्ट ना होने के लिए। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक कॉइल है, जैसे कॉइल ले ली, ठीक है, कंडक्टिंग कॉइल ले ली, और यहाँ पे एक मैग्नेट ले लिया, या आप ग्रेड 10 में भी स्टडी कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ बहुत, कि अगर मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया जाए या इससे अवे लिया जाए तो इसके अंदर एक करंट सेटअप होती है, कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इसलिए जो करंट प्रोड्यूस हुई उसको इंड्यूस करंट बोला गया। और उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम बोलते हैं कि करंट तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब कोई ना कोई पोटेंशियल का डिफरेंस हो, यानी कि कोई ईएमएफ हो, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि सर्किट के अंदर एक ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो गया, उस प्रोड्यूस ईएमएफ को भी बोल दिया गया इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि वो भी बिना किसी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के बेस पर हुआ है। ठीक है साहब। फिर बहुत से लोगों ने पूछा इस डिस्कवरी के बाद फैराडे से, भाई बिगिनिंग के अंदर उसने बस ये कर दिया, अपना स्टेटमेंट लोगों को बता दिया, तो लोगों ने कहा तो क्या करें हम इसका, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। तो उसने उनसे ये कहा, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या यूज है? उस टाइम कोई यूज नहीं होता ना। तो ठीक वैसे ही जैसा यूज बाद में धीरे धीरे वो बड़ा होगा, अपने काम करेगा, तो ये फेनोमेनन को जब आप आगे स्टडी करेंगे तो उसके बेस पर चीजें बन सकती है। और वाकई में अगर ये फेनोमेनन अभी तक डिस्कवर नहीं हुए तो बहुत सारी चीजें जो आज की तारीख में हम यूज करते हैं वो नहीं हो पाती, जैसे चाहे ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर्स हो गए, ठीक है, बड़े बड़े पावर हाउस हो गए, तो बहुत सारी चीजें जो जितने भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी डिवाइसेस देख रहे हो बेसिकली, उन सभी में कहीं ना कहीं पर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देख रहे हो, उन सभी फेनोमेनन में इसका यूज है ना। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, तो इन सभी चीजों में इसका यूज है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं
जिनके अंदर इस फेनोमेनन को यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस पर चलने से पहले, इसकी डायरेक्ट हिस्ट्री करने से पहले एक वर्ड समझते हैं जो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रीड किया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंबल इसका रहेगा फाई और फाई बी। फाई हम जनरली, क्योंकि जब ये वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो सिंपली फाई बी लिखने की जगह फाई लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो तो फाई ई लिखते हो, लेकिन उस टाइम डील करते टाइम आप फाई लिख देते हो। तो जब पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो फाई लिख दोगे उसको, इसलिए फाई और फाई बी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, तो फिर से हम देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था। ठीक वैसी डेफिनेशन इसकी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through some cross sectional area perpendicularly। ठीक यही डेफिनेशन यहाँ पे भी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दोज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू सम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू इट। मोर अप्रोप्रिएटली those number of field lines या that magnetic field or component of that magnetic field which is passing perpendicularly to the area, या एरिया के परपेंडिकुलर जो भी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो डेफिनेशन वाइज बोलेंगे तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines passing through a given surface या given surface area normally, है ना, वर्ड नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, so normally to it or perpendicular to it। ठीक है, it is represented by the symbol phi or phi b। it is a scalar quantity। ठीक, डेफिनेशन वाइज अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है, सो मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज वी में राइट magnetic flux is equal to the component of magnetic field perpendicular to the given area into area। This is called magnetic flux, और mathematically you may write phi is equals to, अगर component of magnetic field B perpendicular area A, अगर B perpendicular simply B बोल दिया जाए तो BA, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो बेसिक फॉर्मूला मैथमेटिकली आप ये याद रखें, B perpendicular into A मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, हम दो केस लेते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर बार परपेंडिकुलर रहे सही, हो सकता है कोई मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो वो किसी एंगल पे हो, तो लेकिन डेफिनेशन ये बोलती है कि आपको किसी भी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा हो, आपको गिवन सरफेस का जो भी एरिया है उस एरिया के परपेंडिकुलर लेना है। ध्यान रखना मैं एरिया बोल रहा हूं, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया के परपेंडिकुलर, या आपको अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करना हो तो अलोंग द एरिया वेक्टर, magnetic component of magnetic field along the area vector into magnitude of area vector। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसलिए एरिया वेक्टर नहीं लिखा है, यहां सिर्फ एरिया लिखा और यहां भी एरिया लिख दिया। ठीक है, देखते हैं जैसे केस वन, इफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the area, to the given surface। अब given surface लिख देता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, given surface या given area।
इसी को दूसरी तरीके से मैं क्या भी लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। दोनों का मतलब सेम है। कैसे? देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई सरफेस ले ली, ठीक है, तो ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है इस तरह से, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड आपको इसी डायरेक्शन में दे रखा है, मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सो आपको दे रखा है इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड अभी इस एरिया के कैसे ही है, परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल ठीक है। इस पूरे सरफेस का एरिया अगर ए बोल दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाई और फाई बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एरिया, जो भी इसका एरिया था। जैसे अगर ये सर्कुलर होगी तो पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा मैं, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर के परपेंडिकुलर। ठीक, अगर मेरे को इस टर्म्स में देखना है कि पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, तो देखिए एरिया ये है, जैसे ये तो हो गया एरिया, इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, दूसरी तरीके से समझने का भी, ये मैंने ऐसे बना दी एक्सजेड प्लेन के अंदर, ये एरिया हो गया, ये इसका हो गया एरिया वेक्टर। इसके अंदर एरिया वेक्टर बोलूंगा तो ध्यान से देखिए यही एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। एरिया ये है, ये एक्सजेड प्लेन के अंदर जो रख दिया वो एरिया है, तो ये एरिया, ये इसका एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर मान लीजिए एन कैप बोल दो इसको, ये एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही होती, ये इस तरीके से, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलेंगे, दोनों ही डायग्राम से चेक करते हैं। यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछूं तो 1 2 3 4 5 6 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे दिख रही हैं, लेकिन इनमें से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी गिवन सरफेस से पास हो परपेंडिकुलरली, उसी को बोलेंगे हम क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काउंट होंगी, बस ये वाली जो इससे पास हो रही है, ये वाली काउंटिंग में नहीं आएगी, ये वाली काउंटिंग में नहीं आएगी। सो दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दोज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच विल बी पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, है ना, गिवन सरफेस लिख दो आप जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे, परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पे बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लाइंस दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड की, बी वेक्टर की टोटल 8। इनमें से हम कौन किसको बोल रहे हैं सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां से लेकर यहां तक की, क्योंकि यही लाइंस हैं जो इस सरफेस से पास हो रही है। बाकी की ये वाली और ये लास्ट की 2 ये इससे पास नहीं हो रही, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में काउंटिंग में नहीं आएगी। तो हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एरिया वेक्टर के अलोंग है या सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला बन गया बी ए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। सो बेसिक फॉर्मूला, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला हो गया बी ए, ठीक है, फाई बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक। अच्छा केस 2 ले लूं मैं, अगर केस 2, तो केस 2 के अंदर मान लीजिए कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिवन सरफेस से किसी एंगल पर है इस तरीके से कि एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कुछ दे रखा है थीटा, ठीक। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसी में चेंज कर देता हूं ताकि मुझे अलग से डायग्राम स्पेस की वजह से नहीं बनाना पड़ेगा।
तो इसको मैं रब करके वापस बनाता हूँ। केस 2 लिख देते हैं। तो केस 1 के लिए ये हो गया। केस 2, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर मेक्स some angle theta with area vector a vector, तो उस टाइम पर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है। तो ये देखिए, ये मैंने मान लिया एक्सजेट प्लेन, यहाँ पे मैंने ले लिया ये एरिया, ठीक है। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। बहुत सी बार डायरेक्शन ऐसा भी बोल दिया जाता है, इफ बी वेक्टर मेक्स सम एंगल थीटा विथ यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर एन कैप, तो एन कैप भी यही इसी डायरेक्शन को ही बोलेंगे, बस इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब आपको क्या बोला गया है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के, थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं इस एन कैप को हटा रहा हूं, एरिया वेक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ एंगल बना रहा है ए वेक्टर थीटा। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल हो गया है थीटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं साहब, ये इस तरीके से। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स के लिए काउंटिंग में कौन सा लेनी है, जो इससे पास हो रही है, लेकिन ये भी अभी नहीं कहलाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं कहलाएंगी डायरेक्टली। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो या इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो इसके परपेंडिकुलर के लिए इस लाइन को हटाता हूं, इसके परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या किया, एरिया वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो ये देखिए, ये हमें मिल गया क्या, बी परपेंडिकुलर। सो ये बी परपेंडिकुलर हमें चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बी का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट बी परपेंडिकुलर क्या बोला जाएगा, बताइए, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ये बी परपेंडिकुलर, तो हमारा एक्चुअल डेफिनेशन इसलिए हमेशा ये रहती है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर इंटू ए, बी परपेंडिकुलर बन गया बी कॉस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, इसको लिखा जा सकता है बी ए कॉस थीटा, और ये बी ए कॉस थीटा कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा है, क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कोई कहे सर ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट में इंटरचेंज से फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑबी होती है। सो बस जनरल रिप्रेजेंटेशन बी पहले लिख देते हैं, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, क्योंकि हमने इस रैंडम एंगल के लिए निकाल लिया, तो इससे ये फॉर्मूला भी अचीव किया जा सकता है। कैसे, ये फॉर्मूला कब आया है, जब बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, अगर ये वाली केस 1 ले रहे हैं तो 0 डिग्री। फॉर केस 1 थीटा विल बी 0 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंगल बिटवीन, ऑलवेज रिमेंबर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी बार जब प्लेन दिया जाएगा तो प्लेन का एंगल दे देंगे आपको कि प्लेन इज मेकिंग सम एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको प्लेन का एंगल नहीं चाहिए, प्लेन के एरिया वेक्टर का एंगल चाहिए, तो वो 30 डिग्री हो जाएगा उस टाइम पर। सो ध्यान रखना, इसलिए ये वर्डिंग ये ऐसी याद रखनी है आपको कि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो केस 1 के लिए थीटा 0 हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सो थीटा 0, तो कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई की वैल्यू हो गई बी ए कॉस, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला बी डॉट ए, ठीक है, बन गया हमारे पास बी ए कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला बी ए कॉस 0, आंसर बी ए।
बी आना भी चाहिए था, आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं और डिफरेंट डिफरेंट केसेस पूछूं आपसे, पहले तो बताइए कि डिफरेंट केस से पहले से ये यहां तक कितना अच्छे से समझ में आ गया। देखिए अब यहां पर अब डिफरेंट केस पढ़ रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। लेट्स सपोज केस 1 हमने कर रखा है, केस 2 कर रखा है, तो इसका स्पेशल केसेस दे रहे हैं जिसके अंदर केस 3 बोल देते हैं, चलो इसको, और हम बोल रहे हैं इफ द गिवन सरफेस if the area vector A vector and magnetic field are perpendicular, तो कैसे हो जाएगा ये? तो देखिए यहां पर, ये मान लीजिए मैंने एरिया बना दिया एग्जैक्ट प्लेन के अंदर ही। अब एरिया वेक्टर तो है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, कौन से प्लेन से पास होगा? ये वाला प्लेन है एग्जैक्ट प्लेन, जिसमें हमने ये हमारा सरफेस ले रखी है, और ये वाला हो गया आपका, ये वाली डायरेक्शन x, ये डायरेक्शन z, ये डायरेक्शन y, तो ये xy प्लेन हो गया, और ये xy प्लेन ही हो गया, ये yz प्लेन हो गया, yz, ये xz प्लेन हो गया, और ये xy प्लेन। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर करने के लिए कौन से प्लेन से लाइंस पास हो? XZ. ये इस तरीके से, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टेंजेंशियल टू द गिवन सरफेस, है ना, पास हो रही है, उससे अड़ते हुए पास हो रही है। हमें ये भी तो देखना है ना कि उससे पास होनी चाहिए, उससे पास ही नहीं होंगी तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मान लो टेंजेंशियली भी पास हो रही है तो क्या हो सकता है, तो भी कुछ होगा क्या? सो इस सिचुएशन में B and A आर परपेंडिकुलर, थीटा इज 90, थीटा 90, तो चाहे टेंजेंशियली पास हो चाहे ऊपर से जा रही हो, ऊपर या नीचे जैसे रखा हुआ है इसके ऊपर से जा रही है, और कुछ लाइंस इसको टच करते हुए ऊपर नीचे से निकल रही। थीटा 90 हुआ तो कॉस थीटा कितना हो गया? 0। तो फाई कितना आ गया? 0। इसका मतलब जब भी सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सरफेस के पैरेलल। सुनो ढंग से मैं क्या पूछ रहा हूं, मैंने अभी बोला था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल, है ना, माइंड में घुसा। सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड, ये सरफेस है मेरा हैंड सरफेस मान लो, और ये जो मार्कर है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल हुए ना। सो व्हेनेवर सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, so that is if given surface is parallel to magnetic field, that is when area vector is perpendicular to magnetic field, phi will be 0, no magnetic flux is said to be passing it। तो पासिंग नहीं, एक्चुअल वर्ड होता है क्रॉसिंग, है ना, तो इसलिए मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका कोई भी कंपोनेंट उधर की तरफ आएगा ही नहीं क्योंकि सारी की सारी लाइनें पैरेलल हैं, तो फाई 0। ठीक है, इसी तरह से एक और केस ले लेते हैं, लास्ट केस 4। अगर मैग्नेटिक फील्ड इज
क्या लेंगे हम, इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो, केस 4, if area vector is anti parallel to magnetic field। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मैंने कोई सा यही वाल ये ले लेते हैं। अब इसके अंदर एरिया वेक्टर मान लीजिए नीचे की तरफ है, यानी कि सरफेस उल्टी कर दी, तो एरिया वेक्टर नीचे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर, एरिया वेक्टर है नीचे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180. 180. 180. So theta will be 180. 180 means cos theta is cos 180. Cos 180 की वैल्यू माइनस Minus पाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस BA, नेगेटिव। ठीक है, ये वाला था तो पॉजिटिव। तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या जो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है और इसी तरह के कुछ रिलेशन को ऑबे करती है, जो आपने पढ़ी हो ऐसी कोई क्वांटिटी 11th ग्रेड के अंदर? वर्क पॉजिटिव होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन जीरो होता है, बिल्कुल। तो ठीक वैसे ही चल रहा है, वर्क डन Fs cos थीटा बोलते ही हम उसके अंदर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा F डॉट S। क्या पता ये भी वर्क डन से कुछ ना कुछ रिलेशन दिखा दे, बाद में दिखा सकता है। ठीक है, देखेंगे उसको। तो ये हो गए साहब इसके स्पेशल केसेस। फिर इसके बाद ये डिपेंड करेगा थीटा आपको क्या क्या दे दिया जाता है उस बेसिस पर। बस इस चीज का ध्यान रखना, एंगल किसके बीच में दिया है, सरफेस का बी के साथ दिया है या सरफेस के एरिया वेक्टर का दिया है। मुझे बताइए, अगर सरफेस मान लीजिए ये प्लेन ले लिया मैंने, ऐसा एक प्लेन ले लिया, इफ दिस प्लेन इज मेकिंग सम एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, या इसको ऐसा रख देते हैं, ये मान लीजिए प्लेन ले लिया और ये प्लेन इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो बताइए, या 60 डिग्री नहीं, चलो 30 डिग्री लेते हैं इसको, 30 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया 1 टेस्ला का, तो बताइए इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो इससे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, Half. 1/2. 1/2। समझ में आता है सभी को? अगर ये 30 है तो एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर हुआ, तो ये तो है प्लेन वाली लाइन, प्लेन की एक्सिस, प्लेन की एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री बना रही है, तो टोटल एरिया वेक्टर 90 डिग्री होना चाहिए, तो रिमेनिंग एंगल ए वेक्टर इसके साथ 60 डिग्री आ गया, तो क्या आ जाएगा, बी ए कॉस 60, कॉस 60 होता है हाफ, फाई की वैल्यू, तो बी की वैल्यू 1 कॉस 60 हाफ। तो ध्यान रखना है, प्लेन का पूछा है, किसका पूछा है, ठीक है, ये चीज कितनों को समझ में आ गई यहां तक सब कुछ प्रॉपर्ली। तो अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, ये तो बता ही दिया हमने, ये इस फॉर्मूले से भी पता चल गया, बी ए कॉस थीटा से कि फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फाई का फॉर्मूला होता है साहब बी ए, है ना, बी डॉट ए लिखो या सिंपल फॉर्मूला वाइज बी ए। बताइए मुझे कि व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट, Tesla meter. Tesla meter square. वेरी गुड, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और क्या हो सकती है, और कुछ, अच्छा चलिए डायमेंशन बताइए, डायमेंशन बताइए, इसको और बोलते हैं, एक और बोलते हैं वेबर, इसके अलावा भी एक और अभी लिखेंगे, पहले मुझे आप डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट कहलाती है साहब इसकी मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट कहलाती है मैक्सवेल, एमएक्स, है ना, दिस इज वेबर। और एक और यूनिट क्या लिख सकता हूं, जैसे टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखा है आपने,
वेबर मीटर स्क्वायर. अरे ये वेबर है क्या? वेबर सेंटीमीटर स्क्वायर. वेबर पूरे इसको इकट्ठे को बोल रहे हैं वेबर. टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर बोल रहे हैं. टेस्ला की सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस. 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 और मीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या बन गई सीजीएस यूनिट? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे व्हाट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला. M1 L2 T minus 2 A minus 1. वेरी गुड. हाँ, रट रखा है कि निकाल लिया? ठीक है, जो लोग अभी निकाल रहे हैं या जिन वो अच्छी बात है, जिनसे नहीं निकल पा रहा है देखिए कैसे निकलेगा. फाई का फॉर्मूला बी ए. किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ना, कोशिश करनी चाहिए उसको कैसे भी करके फोर्स की टर्म्स में लिख लो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला रटा पड़ा हुआ होता है m1 L1 T minus 2, या एनर्जी की टर्म्स में या वर्क की टर्म्स में m1 L2 T minus 2. इन दो में से कोई एक चीज इंट्रोड्यूस हो जाए, कहानी बहुत अच्छी हो जाती है. हमें फोर्स का रिलेशन बी के साथ पता है, क्यू वी बी है ना, क्यू वी बी साइन थीटा. तो फॉर्मूले वाइज मैंने क्यू वी बी ले लिया, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी, क्योंकि साइन थीटा की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, डायमेंशन होगी नहीं. तो बी को मैं क्या लिख सकता हूं? एफ अपॉन क्यू वी इंटू ए. तो अब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ले लूं तो इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिखना है. एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 L1 T minus 2. ठीक है, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू आई टी, सो A1 T1. और ऊपर हो गया L2 एरिया का. क्या हो जाएगा सब? एरिया L2 हो गया ना. और V का फॉर्मूला L1 T minus 1. तो ये L1 से ये L1 कैंसिल आउट, ये T minus 1 से ये T1 कैंसिल आउट, तो बच गया m1 L2 T minus 2. A1 ऊपर चला गया, m1 L2 T minus 2 A minus 1. जल्दी से बता सकते हो क्या m1 L2 T